क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिमान लोग जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या प्रोफेसर्स अक्सर पैसों के मामले में गलत फैसले क्यों ले बैठते हैं? और वहीं दूसरी तरफ एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि का इंसान बिना किसी फाइनेंशियल डिग्री के करोड़ों की संपत्ति कैसे खड़ी कर लेता है? जवाब बहुत सीधा है। पैसा कमाना और उसे संभालना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी स्मार्ट हैं या आप किस कॉलेज से पढ़े हैं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे के साथ आपका व्यवहार यानी आपका बिहेवियर कैसा है। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हॉसेल की वर्ल्ड फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। यह किताब आपको यह नहीं सिखाएगी कि शेयर मार्केट का कौन सा स्टॉक खरीदना है, बल्कि यह आपको आपके दिमाग के उस हिस्से से मिलवाएगी जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करता है। लेखक इस पुस्तक की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं, नो वन इज क्रेजी, यानी पैसों के मामले में दुनिया का कोई भी इंसान पागल नहीं है। हम अक्सर दूसरों के वित्तीय फैसलों को देखकर हैरान होते हैं कि किसी ने लॉटरी टिकट में पैसे क्यों गवा दिए या कोई स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है। लेकिन असलियत यह है कि हम सब इस दुनिया को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। एक व्यक्ति जिसने 2008 की वैश्विक मंदी को करीब से देखा है और अपने माता पिता की नौकरी जाते हुए पाई है, वह जीवन भर शेयर बाजार को एक जुए की तरह देखेगा। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल आर्थिक विकास का दौर देखा है, वह जोखिम लेने से कभी नहीं डरेगा। हर व्यक्ति का अतीत अलग होता है, इसलिए उनका पैसे खर्च करने और बचाने का नजरिया भी अलग होता है। किसी के फैसले को गलत कहने से पहले हमें यह समझना होगा कि वह अपने जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से सबसे तार्किक निर्णय ले रहा है। हमारा दूसरा अध्याय जीवन के दो सबसे बड़े और अदृश्य फैक्टर के बारे में है, लक और रिस्क। समाज में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अमीर है वह केवल अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत वहां पहुंचा है और जो असफल है उसमें ही कोई कमी रही होगी। लेकिन मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि सफलता या विफलता का पूरा श्रेय कभी भी किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। बैकग्राउंड में भाग्य और जोखिम हमेशा काम करते हैं। लेखक ने यहाँ बिल गेट्स का एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया है। बिल गेट्स जिस वर्ष स्कूल में थे उस समय पूरे अमेरिका में गिने चुने स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध थी। उस स्कूल में होना बिल गेट्स का लक यानी भाग्य था, जिसने उन्हें एक शुरुआती बढ़त दी। वहीं उनके एक अत्यंत प्रतिभाशाली सहपाठी थे केंट इवांस, जिनकी योग्यता बिल गेट्स से कम नहीं थी। लेकिन एक पर्वतारोहण दुर्घटना में उनकी असमय मृत्यु हो गई। यह रिस्क यानी जोखिम का चरम रूप था। इस अध्याय की सीख बहुत स्पष्ट है, जब समय अच्छा चल रहा हो तो विनम्र रहिए, क्योंकि उसमें भाग्य का भी अंश है, और जब समय विपरीत हो तो खुद को पूरी तरह दोष मत दीजिए, क्योंकि जोखिम की भी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तीसरा अध्याय, आज के सोशल मीडिया के दौर में हर पीढ़ी के लिए समझना बेहद आवश्यक है, नेवर इनफ। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी के आलीशान घर या महंगी गाड़ियों को देखकर हमें अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि इतिहास में ऐसे कई अरबपति हुए हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने और अधिक पाने के लालच में इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे गैर कानूनी रास्ते चुने और अंततः अपनी प्रतिष्ठा और संपत्ति दोनों गवा बैठे। इसका कारण यह था कि उनके पास इनफ यानी अब मेरे लिए काफी है का कोई पैमाना नहीं था। यदि अपनी प्रतिष्ठा, अपने परिवार और अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगाकर और अधिक पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ी नासमझी है। जीवन में एक ऐसी सीमा तय करना अनिवार्य है जहां पहुंचकर आप अपने वर्तमान पर संतोष कर सकें। चौथा अध्याय, निवेश की दुनिया का सबसे बुनियादी नियम है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे महान निवेशक माना जाता है, लेकिन लेखक एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि वॉरेन बफेट की सफलता का मुख्य कारण केवल उनका निवेश कौशल नहीं, बल्कि उनका टाइम यानी समय है। बफेट ने मात्र 11 वर्ष की आयु से निवेश करना शुरू कर दिया था और आज वे 90 वर्ष से अधिक के हैं। उनकी कुल संपत्ति का 90% से अधिक हिस्सा उन्हें तब प्राप्त हुआ जब वे 60 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। यदि उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह 30 की उम्र में शुरुआत की होती और 60 में रिटायर हो जाते तो शायद आज दुनिया उन्हें इस रूप में नहीं जानती। निवेश में सबसे बड़ा जादू इस बात में नहीं है कि आपको किसी एक वर्ष में कितना बड़ा रिटर्न मिला, बल्कि इस बात में है कि आप उस रिटर्न को कितने दशकों तक बिना छुए बढ़ने देते हैं। धैर्य ही संपत्ति निर्माण की असली कुंजी है। पांचवा अध्याय एक बहुत ही व्यवहारिक अंतर को स्पष्ट करता है। अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दोनों दो अलग अलग कौशल हैं। इनके लिए दो विपरीत प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होती है। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, अत्यधिक आशावादी होना पड़ता है और आगे बढ़कर अवसर तलाशने होते हैं। परंतु अमीर बने रहने के लिए आपको इसके बिल्कुल विपरीत व्यवहार की आवश्यकता होती है। आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है, मितव्ययी यानी अपनी सीमाओं में खर्च करना होता है
और ये स्वीकार करना होता है कि जो संपत्ति आज आपके पास है वह एक गलत फैसले से कल नष्ट भी हो सकती है। लेखक इसे सर्वाइविंग माइंडसेट कहते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो या शेयर बाजार। सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने किसी एक वित्तीय वर्ष में कितना कमाया, बल्कि यह है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव के बीच कितने लंबे समय तक टिके रह सके। छठा अध्याय हमें एक बहुत बड़ी मानसिक राहत देता है, टेल्स यू विन। अधिकांश लोग इस डर से नया निवेश या व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते कि यदि वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि व्यवसाय और फाइनेंस की दुनिया में अंतिम परिणाम हमेशा कुछ चुनिंदा असाधारण घटनाओं से ही तय होता है। उदाहरण के लिए बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट यदि 50 कंपनियों में निवेश करते हैं तो उनमें से 45 कंपनियां पूरी तरह विफल हो जाती हैं, लेकिन बची हुई एक या दो कंपनियां इतनी बड़ी बन जाती हैं कि वे बाकी सभी 45 कंपनियों का घाटा पूरा करके एक विशाल मुनाफा कमा कर देती हैं। वॉरेन बफेट ने भी अपने जीवन काल में सैकड़ों कंपनियों के शेयर खरीदे, परंतु उनकी अधिकांश संपत्ति सिर्फ 10 से 12 बेहतरीन स्टॉक के कारण बनी है। इसलिए यदि आपके कुछ वित्तीय निर्णय गलत साबित होते हैं तो निराश मत होइए। महत्वपूर्ण यह है कि जब आप सही होते हैं तो आपकी जीत कितनी बड़ी होती है। सातवां अध्याय हमारे सामाजिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है, वेल्थ इज वाट यू डोंट सी। जब हम सड़क पर किसी को 1 करोड़ की महंगी गाड़ी चलाते देखते हैं तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वह व्यक्ति बहुत अमीर है। लेकिन लेखक कहते हैं कि उस गाड़ी को देखकर हमें केवल एक बात निश्चित रूप से पता चलती है, और वह यह है कि उस व्यक्ति के बैंक खाते में अब 1 करोड़ रुपए कम हो चुके हैं, या फिर वह एक बहुत बड़ी मासिक किस्त चुका रहा है। यहाँ हमें इनकम और वेल्थ के अंतर को समझना होगा। जो महंगी कारें और घर हमें बाहर से दिखाई देते हैं वे वास्तव में आय का प्रदर्शन है, वे खर्च हैं। इसके विपरीत वेल्थ यानी असली दौलत वह वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक खर्च नहीं किया गया है। वह आपके म्यूचुअल फंड्स, बैंक खातों, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी में सुरक्षित है। असली दौलत कभी दिखावा नहीं करती, वह आपके भविष्य के लिए सुरक्षा और विकल्प प्रदान करती है। आठवां और इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, फ्रीडम। पैसों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? एक बेहतर जीवन स्तर या भौतिक सुख सुविधाएं? मॉर्गन हॉसेल के अनुसार पैसों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह आपको आपके समय पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। सच्ची संपन्नता यह नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, बल्कि सच्ची संपन्नता यह है कि सुबह सोकर उठने के बाद क्या आप यह कहने के लिए स्वतंत्र हैं कि आज मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। यदि आपके पास अगाध संपत्ति है लेकिन आपके पास अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए या अपनी इच्छाओं के लिए समय नहीं है तो आप वास्तव में समृद्ध नहीं हैं। हमें बचत और निवेश इसलिए करना चाहिए ताकि मुश्किल समय में हमारे पास विकल्पों की कमी न हो, हम अपनी पसंद का कार्य चुन सके और किसी भी विपरीत परिस्थिति के सामने झुकने के लिए मजबूर न हो। तो दोस्तों, मॉर्गन हॉसेल की इस अद्भुत पुस्तक का अंतिम निष्कर्ष यह है कि वित्तीय सफलता किसी तकनीकी ज्ञान का परिणाम नहीं है, यह हमारे व्यवहार की परीक्षा है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना, बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के भी नियमित बचत करना, कंपाउंडिंग को उसका आवश्यक समय देना और दिखावे के लिए कर्ज न लेना ही वह मार्ग है जो हमें वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यदि आज के इस बुक समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इन 8 सिद्धांतों में से किस सिद्धांत ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ज्ञान और समझ के इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सीखते रहिए और समृद्ध बनते रहिए।